हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 27 नवंबर के जीएस करंट अफेयर साइंस के रियल पेपर का हल देखेंगे। तो साथियों, जिनका पेपर 27 नवंबर को है, रेलवे ने उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो जिनका जिनका पेपर 27 नवंबर को है वो जाकर अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, जीएस करंट अफेयर साइंस के लिए आज का एक ही सेशन काफ़ी होने वाला है। तो आज के इन 80 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस पेपर को बनाने में बहुत समय लगा है। लगभग 72 घंटों का समय लगा इस पेपर को बनाने में। इसमें एक एक प्रश्न तराशा हुआ है। जो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी का पेपर चलने वाले सभी शिफ्टों पर ये पेपर भारी पड़ने वाला है और आपकी तैयारी में भारी पड़ने वाला है। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि किस लेवल का सवाल पेपर में आएंगे, तो आज का ये क्लास आपके लिए होने वाला है। समझिए कि ब्रह्मास्त्र प्रश्न एक एक होने वाला है। तो साथियों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में करेंगे वो अपने पेपर से पहले तैयार कर लेंगे। सवालों का लेवल चेक करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आपके अंदर आने वाले हैं। लगेगा कि आप ग्रुप डी के पेपर में बैठ के सारे प्रश्नों को दे रहे हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न तैयार किए हैं आपके लिए। तो समय कम है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, लग रहा है कि पेपर में आ सकते, वो प्रश्न हम आपके लिए आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो 25 मिनट में 80 सवालों को हम लोग हल करेंगे, ट्राई करेंगे, इसलिए आप साथ दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलिएगा। यहाँ पे टारगेट हमने याद करने का आपको दिया है 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल कर लेते हैं और इन 80 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। लगभग जो जीएस करंट अफेयर और साइंस के पूरे 45 क्वेश्चन आएंगे, तो इसी क्लास से हो सकता है कि 40 प्रश्न आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। विश्व कप स्टेज पहले 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? बताइए। विश्व कप स्टेज पहले 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? तो याद रखिएगा, धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणीदीप राय थे। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? बताइए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर था, मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मार्च 2025 में? तो मॉरिशस देश के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया? जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए तो किस थीम का उपयोग किया गया था? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये थीम था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया? मार्च 2025 में ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ का बचत खाता जो शुरू किया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस पे एक गाना भी चालू हो गया था, ट्रेंडिंग में काफी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर 2025 में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था, हो चुका है? तो बेलेम ब्राजील ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो वीर सुरेंद्र साई थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मदन मोहन सती के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9,
राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले जो राज्य विधायक होते हैं इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो शपथ लेना चाहिए या तो प्रतिज्ञान लें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो डांडिया रास के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे 16 जनवरी तक चलने वाला है और आपको ये बताना है कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि आपको भी क्लास प्रोवाइड करना है उसी पेपर के आधारित पर जो 27 नवंबर को पूरा पेपर होने वाले हैं। ओके, तो जरूर से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय जो निदेशक मंडल हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा कालीन मुहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? हड़प्पा कालीन मुहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? तो यूनिकॉर्न का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? तो किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय को स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजे थे? तो किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजे थे? तो अशोक ने भेजे थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी, यानी कितने प्रतिशत की थी? तो 3.2% की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ और काठियावाड़ तट ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये कहां पर दर्ज किया गया था? तो सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। छोटा नागपुर पठार ये किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? छोटा नागपुर पठार ये किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? तो ये दामोदर नदी द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हल किया जाए। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया? बताइए। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया था? तो आमिर सरकोश को हराया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? बताइए। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत जो भू राजस्व थे वो किससे वसूला जाता था? तो ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता? आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार जीते थे उनका नाम था कुणाल खेमू। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कुणाल खेमू। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23।
यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया? यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार शुरू किया गया था 1687 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? ये सवाल अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो HDI वाले में भाई जो रिपोर्ट आया 2025 में कौन सा देश पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पे आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले पे तो भाई आइसलैंड था और दूसरे पर नॉर्वे देश था, ठीक है, और तीसरे पर भाई स्विट्जरलैंड था, याद रखिएगा, और चौथे पर कौन हो जाएगा भाई? तो डेनमार्क का देश था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि हमसे चौथे नंबर का पूछा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करिए। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था? 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, ऐसे ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, अपने पेपर से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए, जो भी क्लास दे देंगे उन क्लास के सारे प्रश्नों को तैयार करना है। ओके भाई, नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? बताइए, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो वक्र रेखीय शिखर देखने को मिलती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन ये किस वंश से संबंधित था? तो शक वंश से संबंधित था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद की विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद की विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो प्रादेशिक जल और EEZ आती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल होते हैं? तो 6, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? बताइए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो दिल्ली शहर को, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो इनमें से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो भाई संप्रति थे, बृहद थे, देववर्मन थे, लेकिन पुष्यमित्र नहीं थे, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कि पुष्यमित्र ये किस वंश से संबंधित थे? बताइए कमेंट करके आप। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? 1813 के
चार्टर अधिनियम द्वारा जो प्रावधान को मंजूरी दी गई थी उस प्रावधान का क्या नाम था भाई? तो पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। रोम में कोप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी? बताइए, रोम में कोप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन का बना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जैसे कि बच्चों के लिए निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान, ये तो भाग 4 में उल्लेख है। कृषि और पशुपालन संगठन, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लेकिन जो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये तो भाई आर्टिकल 351 में दिया गया है इससे रिलेटेड, और भाग 17 में दिया गया है। ये भाग चौथे में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आंतरिक हिमालय है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? तो टप्पा भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी? चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के लिए कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी? तो भाई 2 प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। 2025 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी HDI मान कितना था भाई? पहले तो 2025 में जो HDI रिपोर्ट आया था उसमें तो 193 देशों में से भारत का 130 नंबर आया था, और भारत का, और 2023 में भी मान लीजिए पूछ देगा तो इससे पहले 2023 में जारी हुआ था तो भारत का तो 133 नंबर आया था, लेकिन इस बार कुछ सुधार हुआ है, 130 नंबर पे आए हैं। तो जो मान क्या है भाई? तो भारत का 0.685 था इस बार का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो बित्रा की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? भाई जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बने हैं सारा प्रश्न कराने वाले हैं, बस आपको डेली क्लास कर लेनी है अपने पेपर से पहले। GS करंट अफेयर साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और रीजनिंग के क्लास अलग से देने वाले भाई, उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बताइए, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? हैदराबाद के निजाम ने जो अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? तो दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? इस्लामी शासकों के शासनकाल में कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो दीवाने खास हुआ करती थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। अपनी सलाहकार क्षमता भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह
क्या मानी जाती है? बताइए। अपनी सलाहकार क्षमता भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह, तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। लुसाई विद्रोह ये भी असम हुआ था। हिराका आंदोलन ये तो भाई असम राज्य में हुआ था, असम राज्य में हुआ था, और नागालैंड में भी हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन दोनों राज्यों में हुआ था भाई। जो हिराका आंदोलन था असम और नागालैंड में 1920 के शताब्दी में हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं था, हुआ था। तो यही क्या हो जाएगा, मिलान सही नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मालवा पठार स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में जो राष्ट्रीय रक्षा दिवस की वर्षगांठ मनाई गई थी, वो 87वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो असम राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई थी, तो वो लखनऊ शहर की। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा था? तो गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा था? तो दक्कन क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था? अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था? तो कजान में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। तो भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत तो किसकी अनुमति नहीं है? बताइए। तो दोहरी नागरिकता की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? क्योंकि धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने जो मराठा नामक समाचार पत्र लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में लिख डाले थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 कॉल करिए। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? जो जितने भी पौधे होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जल का ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। तो दोस्त मेरे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराने जाइलम में जो संग्रहित होता है कौन से उत्सर्जी उत्पाद में? तो भाई रॉल में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होता है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में भाई पुष्प नहीं होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 64। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो इन प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो कि जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगाइरा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है? तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? बताइए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान आपको बताना है ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 6 अणु जुड़ते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। जननांगीय हर्पीज संक्रमण ये किसके कारण होता है? बताइए, जननांगीय हर्पीज संक्रमण ये किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो लिग्निन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बताइए, इनमें से ऐसे दो भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई समान होती है। क्या दाब और बल की होती है? नहीं होता है भाई। और बल और उत्क्षेपक बल का नहीं। बल और गति का हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या नहीं। बल और भार का होता है सेम, क्योंकि भाई बल और भार का तो न्यूटन होता है भाई, समान इकाई होती है बल और भार का। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 को हल करिए। यदि बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? बताइए, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का है तो किया गया जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होता है? बताइए, तो भाई 180 डिग्री है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। यदि साइकिल गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है भाई? बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। 2 गुनी हो रही तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। एक लघुपथित परिपथ में धारा क्या होता है? तो एक लघुपथित परिपथ में जो धारा होता है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है, तो इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? बताइए भाई, कम से कम 3 से 4 सवाल आपके पेपर में साइंस में न्यूमेरिकल का आएगा। बताइए, एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है, तो इसके लिए जो प्रयुक्त फ्यूज है तार की रेटिंग क्या होगी? तो भाई पहले तो यहाँ पे 1.5 किलोवाट है तो आपको वाट में बदलना पड़ेगा। भाई आप जानते हैं किलोवाट को वाट में बदलने से हम क्या करेंगे, इस 1.5 को 1000 से गुणा कर देंगे। 1.5 को 1000 से गुणा करिए, कितना आएगा? 1500 आ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो तो चला जाएगा भाई पॉइंट से, यानी वाट हमारे यहाँ से 1500 आ गया। ठीक, हमने किलोवाट से वाट बदला, 1.5 को वाट में बदला हमने, तो कितना है? 1500 वाट आ गया। ठीक है, अब फार्मूला इसमें लगा लीजिए। फार्मूला आप जानते हैं कौन सा? P बराबर VI होता है। ये फार्मूला कितने लोगों ने पढ़ा है भाई? पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपको I निकलना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। अब देखिए, पावर आपका कितना है? 1500 वाट है, और वोल्ट आपका कितना है? 240 है। अब भाग कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ से 24 का भाग दी, कितना आएगा? 24 छक्के कितना होता है? 24 6 आपका समथिंग आएगा। तो यही से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यानी 6.25 आएगा भाई।
ठीक है, 144 समथिंग आएगा। 24 छः कितना होता है 20 छः 120, 4 छः 24 यानी 144, तो 6.25 ए आएगा यानी एम्पियर आएगा। एक हम किसको डिनोट करते हैं एम्पियर से, यानी आई आपका करंट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को हल करिए। यदि विद्युत प्रभार Q और समय t दिया गया है तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताइए। कितने लोग भाई फॉर्मूला Q बराबर IT जानते हैं, Q बराबर IT जानते हैं, तो I आपको ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बाई टी हो जाएगा। तो Q बाई टी देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को हल करिए। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं, तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रित वृत्त होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 77। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान कैसा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान जो इसका तापमान होता है वो भाई परिवर्तित ही नहीं होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 78। ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के भाई ताप गुणों पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता के गुणों पर और घनत्व पे, यानी डी ऑप्शन इनमें सभी पे भाई निर्भर करती है ध्वनि की चाल माध्यम के। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कॉल करिए। किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, तो यफ और ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए आज की इस क्लास का। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो कौन से अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो ब्रोमीन। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनल 80 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और सारे प्रश्न का लेवल आपको ऐसा ही मिलेगा। कई क्वेश्चन तो इस क्लास आपको डायरेक्ट डिट्टो छपने को मिलेगा आपके शिफ्ट में, तो सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से तैयार किए होंगे। डेली क्लास को आपको करनी है, एक और इसके बाद क्लास आएगा उसको भी करना है, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और आपका एग्जाम किस तारीख को पड़ा होगा 10 दिन पहले आपको तो मालूम होगा, जरूर आपने आप चेक कर लिया होगा, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, बहुत ही मेहनत के साथ आपको पेपर देंगे डेली का डेली, उसको तैयार करिए और अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल पर ले जाइए। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।